नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2023 के जीएस पेपर 4 में एथिक्स वाले पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका अध्ययन करेंगे। 4 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध। पहला प्रश्न है, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है? नैतिक अंतर्दृष्टि, what do you understand by the moral insight? मोरल इंसाइट से क्या समझते हैं? और लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है? मोरल सिचुएशन, नैतिक परिस्थिति क्या होगी? एक ऐसी परिस्थिति जहां पर कोई नैतिक निर्णय लेना है, उसे कहेंगे नैतिक परिस्थिति। तो किसी भी चीज में कोई निर्णय लेना है जहां पे नैतिकता वाली बात है तो निर्णय क्या लें, इसमें हमारी नैतिक अंतर्दृष्टि सहयोग करेगी। जो कॉन्साइंस है, इनर कॉन्साइंस, वो हेल्प करेगी। नैतिक समझ हमारी क्या है, वो इसमें हेल्प करेगी। तो समझते हैं कि मोरल इंसाइट, नैतिक अंतर्दृष्टि क्या है और लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है। 125 शब्दों में है, 8 अंक का प्रश्न है। पहले यहाँ पढ़ा दिया कि परिभाषा बता दिया, फिर लोक सेवकों में नैतिक अंतर्दृष्टि का होना आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित में सहायता करता है। इसको देख लिए। लास्ट में इसका उपसंहार यानी कि निष्कर्ष। पहले परिभाषा देखिए नैतिक अंतर्दृष्टि की। नैतिक अंतर्दृष्टि किसी चीज की वास्तविक प्रकृति को समझने की नैतिक क्षमता है। नैतिक अंतर्दृष्टि किसी चीज की वास्तविक प्रकृति को समझने की नैतिक क्षमता है। यह आंतरिक चरित्र या अंतर्निहित सत्य को देखने का गुण है। तो नैतिक अंतर्दृष्टि किसी चीज की वास्तविक प्रकृति को समझने की नैतिक क्षमता है। यह आंतरिक चरित्र या अंतर्निहित सत्य को देखने का गुण है। रॉयस ने विवेक को अंतर्दृष्टि का उत्पाद माना है। अंतर्दृष्टि अगर बढ़िया रहेगी तो इससे विवेक उत्पन्न होगा। इस दृष्टि से नैतिक अंतर्दृष्टि वह विवेक या बोध है जो हमें आस पड़ोस को समझने तथा उससे निस्वार्थ व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। एक बार फिर से देखें। नैतिक अंतर्दृष्टि किसी चीज की वास्तविक प्रकृति को समझने की नैतिक क्षमता है। यह आंतरिक चरित्र या अंतर्निहित सत्य को देखने का गुण है। रॉयस ने विवेक को अंतर्दृष्टि का उत्पाद माना है। इस दृष्टि से नैतिक अंतर्दृष्टि वह विवेक या बोध है जो हमें आस पड़ोस को समझने तथा उससे निस्वार्थ व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। तो कुल मिला के नैतिक अंतर्दृष्टि क्या है? ये एक नैतिक क्षमता है जिससे हम चीज़ों को समझ पाते हैं सही प्रकार से और नैतिक निर्णय ले पाते हैं। और ये एक प्रकार की समझ है, विवेक है, जिससे हम आस पड़ोस को समझ पाते हैं और उसके साथ निस्वार्थ व्यवहार कर पाते हैं। किसी भी चीज़ की जो वास्तविक प्रकृति है उसका आकलन कर पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं। लोक सेवकों में नैतिक अंतर्दृष्टि का होना आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित में सहायक होता है। पहला, लोक हित को समझकर उसका कल्याण करना। नैतिक अंतर्दृष्टि अगर होगा तो ही लोक हित समझ में आएगा, नहीं तो अपना ही हित समझ में आएगा, फिर व्यक्ति भ्रष्टाचारी बन जाएगा। नैतिक अंतर्दृष्टि होने से व्यक्ति लोक हित को समझकर उसका कल्याण कर पाएगा। स्वार्थ से बचना, भ्रम की स्थिति को समझकर निर्णय लेना, अपने समीपस्थों के व्यवहार को समझना तथा उसके अनुसार निर्णय लेना, आत्म केंद्रित से मुक्त होकर परार्थ पर ध्यान देना, निष्पक्षता का व्यवहार करना, नींद से जागृति की अवस्था में लाना,
नैतिक निर्णय निर्माण में भूमिका निभाना, नैतिक द्वंद्वों के समाधान में भूमिका निभाना, जिसको एथिकल डायलेमा कहते हैं, विभिन्न विरोधी हितों को समझना, सत्यनिष्ठा से कार्य करने की क्षमता पैदा करना, स्वयं में तथा अन्य लोगों में विश्वास पैदा करना, नैतिक अंतर्दृष्टि विधि के साथ साथ नैतिक दृष्टि से भी उचित निर्णय लेने में मददगार है, जो लोक सेवक को सेवा भावी के साथ साथ नैतिक भी बनाती है। अगला प्रश्न, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। सेवा भाव की क्या प्रासंगिकता है? स्पिरिट ऑफ सर्विस और दृढ़ विश्वास का साहस, करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन। तो 125 शब्द में लिखना है, 65 शब्द लिख दें दोनों पे तो कंप्लीट है। सेवा भाव क्या है? और दृढ़ विश्वास का साहस, करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन। सेवा भाव, सिविल सेवक का बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के, सेवा भाव क्या है? सिविल सेवक का बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के संविधान के आदर्शों का पालन करते हुए लोक कल्याण का कार्य करने का भाव सेवा भाव है। सेवा भाव ऐसा हो जो प्रतिफल की इच्छा किए बगैर हो और संविधान के आदर्शों का पालन करते हुए हो, वो है लोक कल्याण। स्वामी विवेकानंद ने नर सेवा नारायण सेवा के भाव से अपने को समर्पित कर आत्मानंद, ऊर्जा तथा सामर्थ्य प्राप्त करने का भाव सेवा भाव है। जैसे गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में किया गया कार्य, राम की लक्ष्मण द्वारा की गई सेवा, ऐसे उदाहरण भी एग्जाम में देंगे कि सेवा भाव क्या है। जैसे गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में किया गया कार्य, राम की लक्ष्मण द्वारा की गई सेवा, इस समय सेवा भाव। और सिविल सेवक में सेवा भाव का महत्व क्या है? गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने में भूमिका। लोक सेवक में सेवक और लोक महत्वपूर्ण है, न कि अधिकारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्श का पालन करना। कमजोर वर्गों के उत्थान की प्रेरणा, मानसिक शांति तथा व्यक्तित्व निर्माण में मददगार। पारदर्शी तथा जवाबदेही प्रशासन की आधारशिला। सेवा भाव क्या है? ये पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन की आधारशिला है। व्यक्ति पारदर्शी तभी हो पाएगा, जवाबदेह तभी हो पाएगा जब या तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हो हर चीज़ का, या तो अगर उसके अंदर सेवा भाव अगर है, अगर सेवा भाव है व्यक्ति के अंदर में, सेवा भाव अगर है तो वो पारदर्शी होगा, चीज़ों को बताएगा और जवाबदेह भी होगा। अगला है दृढ़ विश्वास का साहस, करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन। दृढ़ विश्वास का साहस। दृढ़ विश्वास का साहस लोक सेवक का वह गुण है जिससे व्यक्ति अपने मूल्यों तथा प्रेरणाओं पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहने को प्रेरित होता है, ताकि निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। यह है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास का साहस लोक सेवक का वह गुण है जिससे व्यक्ति अपने मूल्यों तथा प्रेरणाओं पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहने को प्रेरित होता है। तो दृढ़ विश्वास किस चीज का? अपने मूल्य और प्रेरणा पर, ताकि निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। जैसे सरदार पटेल द्वारा रियासतों के एकीकरण के समय साहस, IAS दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा बजरी माफिया के विरुद्ध संकल्प,
तथा विसल ब्लोअर का भ्रष्टाचार के विरुद्ध साहस। ये बढ़िया एग्जाम्पल है साहस के, दृढ़ इच्छा शक्ति की। लोक सेवक में दृढ़ विश्वास के साहस का मूल्य का महत्व। दबाव, भय, लालच और खतरों से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेने का साहस। लोक सेवक में दृढ़ विश्वास के साहस मूल्य का महत्व क्या है कि किसी प्रकार का दबाव, भय, लालच और खतरों से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेने का साहस। निहित हितों से परे जाकर राष्ट्रीय और संवैधानिक हितों का पालन करने का साहस। सत्यनिष्ठा, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन का आधार। देखिए भ्रष्टाचार भी ये है। अगर किसी दबाव में कुछ ले रहे हैं तब भी भ्रष्टाचार है, भय में ले रहे हैं तो भी भ्रष्टाचार है, लालच है तब तो महाभ्रष्टाचार है ये है, और खतरों से प्रभावित होकर पैसे ले रहे हैं तो भी भ्रष्टाचार है। देखिए लोक सेवक बनने जा रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, तो वहां तो पता है कि वहां दबाव भी आएंगे, वहां भय भी होगा, लालच भी होगा, खतरे भी होंगे। फिर भी अगर लोक सेवक बनने का संकल्प लिए हैं तो ये पता रहे कि लोक सेवक अच्छा कौन है, जो भ्रष्टाचारी ना हो। और भ्रष्टाचार लालच में तो होगा लेकिन दबाव भय में भी तो होगा। अगर कोई ये एक्सक्यूज दे कि मैं तो दबाव में था, बहुत भय बनाया गया था इसलिए मैं भ्रष्टाचारी बन गया, पैसे में ले लिया, तो ये एक्सक्यूज ना गलत है, क्योंकि व्यक्ति को पहले से पता है कि भ्रष्टाचार के कौन कौन से स्थितियां हो सकती हैं। दबाव बनाया जा सकता है कि ये काम कर दो, नहीं तो पता नहीं क्या कर देंगे, जान से मार देंगे या कुछ भी कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। भय बनाया जा रहा है। क्या पहले से नहीं पता था कि भय बनाया जा सकता है? फिर भी अगर हम लोक सेवक बनने के लिए संकल्पित हुए थे तो क्या हम भ्रष्टाचारी नहीं कहलाएंगे? कि ये पता था कि मेरे ऊपर भय बनाया जा सकता है तो क्या हम पैसा ले लेंगे उसके लिए? तो भ्रष्टाचार ऐसे हम हमेशा अनुकूल स्थिति में व्यक्ति थोड़ी ना हो जाएगा, प्रतिकूल स्थिति में भी अडिग रहे हैं तब कहलाएगा ना ईमानदार। किसी भी चीज़ की जो नैतिकता है, आपकी नैतिकता की परीक्षा अच्छे समय में नहीं होती है, खराब समय में होती है कि खराब समय में आपने क्या निर्णय लिया। खराब समय में तो आप खराब बन गए, तो आप परिस्थिति को नहीं दोष दे सकते हैं। परिस्थितियां खराब बनेंगी ही बनेंगी। उस समय तो आप फिसल गए, तब खाक किया ईमानदारी है कि सरकार जो है पैसे नहीं देती है, सरकार जो है कुछ करती नहीं है, इसलिए हमको इस ऐसे करना पड़ता है जनता के साथ में। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं। क्या पहले नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें होंगी? फिर भी अगर आपने निर्णय ले लिया बनने के लिए, तब तो आप भ्रष्टाचारी हैं कि पता है कि स्थितियाँ ये बनेंगी, पैसा मुझको मिलेगा, फिर भी बन गए। बन गए इसका मतलब भ्रष्टाचारी हैं। नहीं बनते कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के किसी दबाव, भय, लालच, खतरे इन सब से प्रभावित हुए बिना कार्य को करना चाहिए। तभी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भाव आएगा, एक अच्छे लोक सेवक बन सकते हैं। तभी सेवा भाव आएगा अंदर। निहित हितों के से परे जाकर राष्ट्रीय और संवैधानिक हितों का पालन करने का साहस। सत्यनिष्ठा, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन का आधार है। कानून का शासन स्थापित करना है तो दृढ़ इच्छा शक्ति उससे रहनी चाहिए। सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए कमजोर वर्गों के प्रति निर्णय लेने का साहस। दृढ़ निश्चय का साहस लोक सेवक को विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताओं से दूर हटकर जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष बढ़िया लिखा हुआ है कि दृढ़ निश्चय का साहस लोक सेवक को विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताओं से दूर हटकर जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की स्थापना करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए तीसरा प्रश्न, बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए। वाह। A child learns values by what he observes around him. Discuss the role of family and society in the formation of values in the light of this statement. तो सबसे पहले हम मूल्य की परिभाषा इसमें बताएंगे ना, कि मूल्य क्या है और मूल्य के निर्माण में परिवार की भूमिका और समाज की भूमिका क्या है, और हल्का सा पैराग्राफ चेंज करके विवेचन कर देंगे उसका। फिर लास्ट में निष्कर्ष। जॉन जे काने के अनुसार मूल्य वे आदर्श या विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। ये मानक समाज में उपलब्ध साधनों एवं लक्ष्यों के चयन में सहायता करने के साथ मानव व्यवहार का निर्धारण करते हैं। मूल्यों के कुछ उदाहरण हैं ईमानदारी, करुणा, न्याय, बड़ों का आदर करना आदि। फिर से पढ़ें। जॉन जे काने के अनुसार मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए हैं। मूल्य माने वे आदर्श हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं मूल्य वे आदर्श हैं जिन्हें लोग प्राप्त करना चाहते हैं, या मूल्यों को ग्रहण करने की अपेक्षा होती है लोगों से। जैसे ईमानदारी है, ये एक मूल्य है, तो ये अपेक्षा है लोगों की कि व्यक्ति में ये आदर्श होने चाहिए। करुणा का आदर्श होना चाहिए कि व्यक्ति करुणावान हो, वो दूसरे के दर्द को समझ पाए, महसूस कर पाए। न्याय का आदर्श होना चाहिए व्यक्ति के अंदर कि किसी भी जाति का हो, चाहे निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, गरीब अमीर, गांव देश, चाहे शहर का, अमीर गरीब, हर वर्ग के प्रति जो है उसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। एक करुणावान व्यक्ति होना चाहिए, न्याय देने के लिए तत्पर हो, दृढ़ विश्वासी हो, सेवा भाव उसके अंदर रहे, ईमानदारी रहे, सत्यनिष्ठता रहे। ये सब वैल्यूज़ हैं, आदर्श हैं जिन्हें लोगों के अंदर रहना चाहिए और समाज इन सब की अपेक्षा करता है। और मूल्य वे आदर्श या विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। ये मानक समाज में उपलब्ध साधनों एवं लक्ष्यों के चयन में सहायता करने के साथ मानव व्यवहार का निर्धारण करते हैं। मूल्य अमूर्त, व्यावहारिक, सामाजिक स्वीकृत, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्रियाओं में सक्रिय भागीदारी कर स्वयं में मूल्यों का विकास करता है। मूल्य अमूर्त, व्यावहारिक, सामाजिक स्वीकृत, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्रियाओं में सक्रिय भागीदारी कर स्वयं में मूल्यों का विकास करता है। मूल्यों के निर्माण में परिवार व समाज की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। मूल्यों के विकास में पारिवारिक कारकों की क्या भूमिका है? बच्चों के अच्छे व्यवहार, प्रवर्तन तंत्र को पुरस्कृत करना। तो ये भूमिका है कि अगर बच्चे में कोई अच्छा गुण है, कोई अच्छा काम कर दिया तो उसको पुरस्कृत कर दिए, उसकी प्रशंसा कर दिए, उसको चॉकलेट दे दिए, या ताली बजवा दी, भाई ताली बजाओ बच्चे के लिए, तो उसका जो है उत्साह बढ़ जाएगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो धीरे धीरे वो अच्छा काम बार बार करेगा, उसके आदत में
आ जाएगा वो चीज़ें, फिर वही मूल्य बन जाएगा। मूल्य अस्थायी होता है। प्रेरणा, माता पिता के व्यवहार का बच्चे अनुकरण करते हैं। पोषण और समर्थन, आत्म जागरूकता, समाधान और सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा मिलता है। रामायण महाभारत आदि ग्रंथों से शिक्षा, नैतिक पाठ की कहानियों द्वारा नैतिक तर्क का विकास होता है। बच्चों में लोकतांत्रिक पालन पोषण संज्ञानात्मक तर्क के विकास में मददगार होता है। तो यह है कि बच्चों के मूल्य विकास में परिवार की क्या भूमिका है कि उसको पुरस्कृत कर दिए और माता पिता के व्यवहार का अनुकरण कर रहे हैं, फिर आत्म जागरूकता उनको करा रहे हैं, फिर परिवार में है तो भाव भजन कुछ हो रहा है, कीर्तन पाठन, तो उससे बच्चे सीख रहे हैं कहानियों के माध्यम से, और किस प्रकार से उनका पालन पोषण हो रहा है उसका भी असर पड़ता है। मूल्य के विकास में समाज की भूमिका, मूल्यों के विकास में विभिन्न सामाजिक कारकों की भूमिका क्या है? परंपरा व रीति रिवाज, जैसे रक्षाबंधन हम मनाते हैं तो उसे वफादारी का जो मूल्य है वो आएगा। होली से अपनापन का मूल्य। संस्कृति और धर्म से देखें तो सहिष्णुता व पारस्परिक स्वीकृति जैसे मूल्यों का विकास होगा। नेतृत्व, मशहूर हस्तियां अपने पहनावे, खान पान, व्यवहार आदि के संदर्भ में मूल्यों को प्रभावित करती हैं। नागरिक समाज, सार्वजनिक जीवन में खुलापन, पारदर्शिता जैसे मूल्यों का विकास होता है। अर्थव्यवस्था, रचनात्मकता, प्रतिस्पर्धा जैसे मूल्यों का विकास होता है अर्थव्यवस्था से। मास मीडिया, एकजुटता, अपनापन, देश प्रेम, मानवता जैसे मूल्यों का विकास होता है। तो अलग अलग चीजें हैं जिससे अलग अलग मूल्य का विकास होता है। परंपरा रीति रिवाज से भाई वफादारी आएगी और सेवा भाव आएगा, परोपकार का भाव मूल्य आएगा। संस्कृति और धर्म से जो है उसमें भी एक सम्मान वाला भाव, सम्मान का मूल्य, सम्मान देने का मूल्य, अपने से बड़ों का आदर करने का मूल्य, और सहयोग का मूल्य, दान करने का मूल्य, परोपकार करने का मूल्य। नेतृत्व से देखें, जो जैसे मान लो कि एक्टर हैं बड़े बड़े, या खिलाड़ी हैं, या नेता हैं, तो उनके जो मूल्य हैं उससे हम प्रभावित होते हैं कि उनके विनम्रता का मूल्य हो गया। नागरिक समाज, इन सबसे अर्थव्यवस्था से रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धा का मूल्य आ सकता है। अतः कहा जा सकता है कि मूल्य वे नहीं है जो हमें जन्म से विरासत में मिलते हैं, बल्कि ये हमें बाहरी वातावरण जैसे परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्राप्त होते हैं। किंतु परिवार प्रतिगामी मूल्यों का स्रोत भी है, जिसमें माता पिता अपने बच्चों को जाति, धर्म जैसी समान पहचानों के साथ रहना सिखाते हैं। साथ ही संयुक्त परिवार में गिरावट, भावनात्मक व आध्यात्मिक मूल्यों की कमी समाज में एक बड़ी समस्या है। अब एक प्रश्न और देखेंगे हम। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के क्या कंपोनेंट है, क्या अवयव है? पहले बात तो इसमें बताएंगे अभिवृत्ति क्या है, फिर अभिवृत्ति के विभिन्न अवयव क्या हैं, तथा अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ये 3 पैराग्राफ में बातें लिख दें, अंतिम में निष्कर्ष लिख दें, काम खत्म। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड एंड डिस्कस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। अभिवृत्ति क्या होता है? एक है मनोवृत्ति और एक है अभिवृत्ति। एटीट्यूड माने होता है किसी भी चीज के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मतलब रवैये का होना, कि कोई भी मान लो इशू है, कोई घटना है, कोई भी स्थिति है, उसके प्रति मेरा क्या रवैया है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, वो मेरा अभिवृत्ति है। और अभिवृत्ति के विकास में
हमारे परिवार की भूमिका, समाज, शैक्षणिक संस्थान और जो मित्र मंडली है उन सब की भूमिका होती है अच्छी खासी। पढ़ते हैं। अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय अर्थात व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव आ सके के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, स्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के विभिन्न अवयव क्या हैं? तो भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक, ये तीन हैं। जैसे मान लो कि हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के एक सकारात्मक अभिवृत्ति है, लेकिन वो हमारे अंदर ही अंदर है। देखिए यहाँ पे अवयव क्या है? भावनात्मक पहला है, दूसरा संज्ञानात्मक और तीसरा व्यवहारात्मक। तो अभिवृत्ति के तीन अवयव हैं। भावनात्मक में इनमें उस भावना का समावेशन होता है जिनसे वस्तु, व्यक्ति, मुद्दा या घटना उद्घाटित होती है। भावनात्मक अभिवृत्ति का अवयव पहला भावनात्मक, इनमें उस भावना का समावेशन होता है जिनसे वस्तु, व्यक्ति, मुद्दा या घटना उद्घाटित होती हैं। व्यवहारिक भाग में उस तरीके का समावेश होता है जिससे व्यक्ति के व्यवहार को दृष्टिकोण प्रभावित करती हैं। उदाहरण, मुझे मकड़ियों से डर लगता है। संज्ञानात्मक, यह कारण अंतर्ज्ञान और धारणा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें वस्तु के बारे में एक व्यक्ति के विचार और विश्वास शामिल होते हैं। जैसे मेरा मानना है कि मकड़ियाँ खतरनाक होती हैं। उदाहरण समझे, मुझे मकड़ियों से डर लगता है। ये भावनात्मक है। और मेरा मानना है कि मकड़ियाँ खतरनाक होती हैं, ये संज्ञानात्मक है। और मकड़ियों से मैं बचने का प्रयास करूंगा, ये व्यवहारात्मक है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें इच्छा, आवेग, संकल्प शामिल होते हैं। अभिवृत्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पहला वही परिवार, परिचित, संस्थान, संस्कृति, सामाजिक समूह, ये सब हमारे अभिवृत्ति निर्माण करते हैं। परिवार में भी 3 पॉइंट देखो लिखा हुआ अच्छे से। एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और निकटतम सामाजिक समूह है परिवार। यह एटीट्यूड निर्माण की नर्सरी है। माता पिता बच्चे के लिए अधिक प्रभावशाली होते हैं। बहन, संयुक्त परिवार और भाई बहन के रिश्ते अभिवृत्ति निर्माण में सहायक होते हैं। परिचित और क्लासिकल कंडीशनिंग एक व्यक्ति की भावनाओं पर प्रभाव डालती हैं और इसलिए दृष्टिकोण के भावनात्मक घटक को आकार देती हैं। संस्थान किसी व्यक्ति के विश्वासों, मूल्यों को निर्देशित कर उन्हें आकार देते हैं तथा इस प्रकार दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। स्कूल, कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थान ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करते हैं। संस्कृति, यह व्यक्तिगत विश्वासों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को सिखाती है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी अभिवृत्ति का निर्माण। सामाजिक समूह, समाज के कई सामाजिक समूह अभिवृत्ति निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मित्र, सहकर्मी आदि। तो अभिवृत्ति निर्माण कौन कौन करता है? परिवार, परिचित, संस्थान, संस्कृति, सामाजिक समूह। अभिवृत्ति एक व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति और सामाजिक संपर्क में मदद करते हुए सामाजिक भूमिका निभाने में मदद करती है। यह एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान स्थापित करने की इच्छा को रेखांकित करती है। अभिवृत्तियों के एक बार निर्माण होने के बाद इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।
आगे 4 प्रश्न का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।